हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ बिहार बोर्ड। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ओके इंग्लिश एकेडमी पर। और आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वे क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और सिर्फ मैं इन क्वेश्चंस को उसके आंसर के साथ बता नहीं रहा, बल्कि मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बता रहा हूं कि आपको उसके आंसर को रटना याद करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ ट्रिक से आप उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई ऐरा गैरा ट्रिक है, बल्कि शानदार ट्रिक है, आप समझ लें एक बार काफी है। और एक चीज और, आपका एग्जाम बड़ा करीब आ रहा है, इसलिए आप लोग पूरी मेहनत लगन और ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ओके इंग्लिश एकेडमी की बेस्ट विशेस आप सभी के साथ हैं, मेरी नेक दुआएं आपके साथ हैं। आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करें। एग्जाम तक आपके साथ मैं आपके हर कदम पर मौजूद हूं। जब भी आपको जरूरत पड़े, आप किसी भी क्वेश्चन को इंग्लिश के अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ओके इंग्लिश एकेडमी का ऐप आपके पास है, आप चैट सेक्शन में जाकर उस क्वेश्चन को सेंड करेंगे, आपकी क्वेरीज को भी हम सॉल्व करेंगे। एंड वन मोर थिंग, एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम मंथन जो हमारा मोस्ट अवेटेड कोर्स है पूरे साल का, वो लॉन्च हो चुका है। सिर्फ 90 मिनट का कोर्स है और वहां आपके 80 प्लस मार्क्स की गारंटी है। चाहे पूरे साल कुछ पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, आपका सिर्फ 90 मिनट चाहिए और आपको 80 प्लस मार्क्स बिना मेहनत के आएगा। कैसे आएगा वो उस कोर्स में देखेंगे, लेकिन पहले हम यहां देखते हैं इन क्वेश्चंस को जो हर साल एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। और इस बार भी आपके मॉडल पेपर में ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये सभी स्टोरी ऑफ इंग्लिश से हैं। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का इंपॉर्टेंस ये है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का इंपॉर्टेंस ये है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना 5 मार्क्स का, जो आपके क्वेश्चन नंबर 6 या 7 में रहता है, कि उसमें आपको किसी 3 क्वेश्चन में से एक बनाना होता है, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आता है। और मैं उन सब के ट्रिक्स आपको अभी बता रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन आपका यह है कि नेम 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। मतलब 4 ऐसे देश का नाम बताएं जहां अंग्रेजी फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में बोली जाती है। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज, ये जो इंग्लिश है ना, जो 3 फॉर्म में बोली जाती है, एक फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में, एक सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, और एक फॉरेन लैंग्वेज के रूप में। एक फॉरेन लैंग्वेज के रूप में। ये जो फर्स्ट लैंग्वेज है ना, इसको हम मदर टंग या मदर लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, ये मातृभाषा है। आपसे सवाल ये किया जा रहा है और ये एक मॉडल पेपर में है, ये पूछा भी गया है कई सालों में। मतलब कि आपको उन देशों का नाम बताना है जहां अंग्रेजी फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में बोली जाती है। अब फर्स्ट लैंग्वेज का मतलब क्या है? ऐसे समझो, आम भाषा में फर्स्ट लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि बच्चा पैदा होता है और अपने इर्द गिर्द चारों तरफ वो उसी लैंग्वेज को देखता है, वो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है। तो या मदर लैंग्वेज होती है। तो सवाल यहां मदर लैंग्वेज का नहीं है, बल्कि इंग्लिश का है कि इंग्लिश मदर लैंग्वेज कहां कहां है। ठीक है, तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाया है। ये तो आपका आंसर है, आंसर से अभी कोई मतलब नहीं है, मैं इसका ट्रिक आपको बता दे रहा हूं। आप क्रिकेट खेलते होंगे, आई एम डैम श्योर। और अगर खेलते नहीं होंगे तो भाई हिंदुस्तान में रह के क्रिकेट तो शौक सबका रहता है। हम खेलते नहीं है पर हम देखते हैं जरूर है। बचपन में खेला करते थे हम, मैं अपनी बात कर रहा हूं। आप भी क्रिकेट या तो खेलते होंगे या देखते जरूर होंगे। आपको मालूम होगा कि क्रिकेट खेलने वाली टीम्स कौन सी हैं। तो इसका ट्रिक है कि क्रिकेट खेलने वाली जो गोरे देशों की टीम है, अब गोरे देश कौन? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा, साउथ अफ्रीका, ये जो कंट्रीज हैं, ये यहां गोरे प्लेयर्स खेलते हैं। और इनके यहां जो इंग्लिश है वो फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में बोली जाती है। क्या ट्रिक है? क्रिकेट खेलने वाली गोरे देशों की टीम। दिस इज द ट्रिक, दिस इज द ट्रिक, दिस इज द ट्रिक। ट्रिक है, मैं सबका ट्रिक आपको बता दे रहा हूं, मैं सबका ट्रिक आपको बता दे रहा हूं। क्रिकेट जितने भी क्वेश्चंस होंगे आज की इस क्लास में, सबका ट्रिक आपको मिलेगा। खेलने वाली
गोरे देशों की टीम। ये था आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। अब एग्जाम में आपको किस वे में लिखना है ये देखो। 4 countries where English is used as a first language are England, Australia, New Zealand, South Africa, Ireland. These are the 5 countries. अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। हमारा अगला सवाल ये है कि अब उन 4 देशों का नाम बताएं, हालांकि मैंने 5 देश का बता दिया, उन 4 देशों का नाम बताएं जहां अंग्रेजी सेकंड लैंग्वेज के रूप में बोली जाती है। सेकंड लैंग्वेज का मतलब क्या है? सेकंड लैंग्वेज का मतलब है कि बच्चा पैदा हुआ तो वो लैंग्वेज तो उसके आसपास नहीं थी, लेकिन जब पला बढ़ा, आगे जब बड़ा हुआ, ग्रो किया, तो उसने देखा कि भाई चारों तरफ यही लैंग्वेज दिख रही है, मतलब इंग्लिश दिख रही है। हमारे यहाँ इंडिया में इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है। भाई देखो ये जो इंग्लिश है ना, आज इंटरनेट, कंप्यूटर, टेलीकॉम, बैंकिंग, मेडिकल, स्पोर्ट्स एंड कम्युनिकेशन, एकेडमिक्स, साइंटिफिक रिसर्च, ये इन सारी चीजों की जो लैंग्वेज है ना वो इंग्लिश है। हमारे यहाँ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती है ना वो भी इंग्लिश में ही होती हैं। आज एक भी मेडिकल की किताबें तुम हिंदी में नहीं खरीद सकते, इंग्लिश में ही आती है, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की बुक्स भी। ठीक है, अब चलो, ये जो है ना, इंग्लिश इज यूज्ड एज सेकंड लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी कहां कहां बोली जाती है। तो इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक ये है कि दोनों पड़ोसी कौन, दुनिया में सबसे मशहूर 2 पड़ोसी के अलावा साउथ इंडियन फिल्मों के डॉन का देश। एक बात बताओ, दोनों पड़ोसी दुनिया में सबसे मशहूर कौन से हैं? इंडिया और पाकिस्तान, है ना। इन दोनों के अलावा, क्योंकि भारत में भी और पाकिस्तान में भी दोनों जगह इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, और ट्रिक क्या है कि दोनों पड़ोसी के साथ साथ या के अलावे साउथ इंडियन फिल्मों के डॉन का देश। साउथ इंडियन फिल्म जरूर देखते होगे तुम लोग, तो वहां के जो डॉन्स हैं देखोगे स्पेशली कहां रहते हैं, तो वहां के डॉन्स रहते हैं भी वो हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, है ना, इन सारी जगहों पे रहते हैं। तो इन सब जगहों पे इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज के रूप में बोली जाती है। दोनों पड़ोसी के अलावे साउथ इंडियन फिल्मों के डॉन का देश। याद करना नहीं पड़ेगा यार, ट्रिक से तुम इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। साउथ इंडियन फिल्मों के डॉन का देश याद रखोगे, पूरे बिहार को सिखा दोगे। ओके, इंग्लिश एकेडमी नहीं है, ये ट्रिक इंग्लिश एकेडमी है मेरी जान। आगे बढ़ो। द थर्ड क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, नेम 4 countries where English is used as a foreign language। 4 ऐसे देशों का नाम बताएं जहां अंग्रेजी फॉरेन लैंग्वेज के रूप में बोली जाती है। अब इस फॉरेन लैंग्वेज का क्या मतलब है? तो फॉरेन लैंग्वेज का मतलब यह है कि चलो बच्चा पैदा हुआ तो उसने वो भाषा नहीं देखी, बच्चा वहां बड़ा पला बढ़ा, फिर भी उसने वो लैंग्वेज वहां नहीं देखी, हाँ, और पर उसने पूरी लाइफ कभी नहीं देखी क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज है। मतलब ये कि हम उसको बोलेंगे नहीं, लेकिन ट्रेड उसमें करेंगे, कम्युनिकेशन उसमें करेंगे, है ना। देखो, चाइना का अगर तुम कोई भी सामान खरीदते हो तो देखोगे कि वहां चाइनीज में तो लिखा होता है पर साथ में इंग्लिश में ही लिखा होता है। तो बहुत लिमिटेड यूज होता है उसका, बहुत थोड़ा यूज होता है, बल्कि हम नेग्लिजिबल बिल्कुल। तो मेरे कहने का मतलब है, ऐसा समझो कि तुम कितना भी आगे बढ़ जाओ हम तुमको भाव नहीं देंगे। तो ऐसे कुछ कंट्रीज हैं जो इंग्लिश को कतई भाव नहीं देते हैं, अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं, दुनिया को अपनी लैंग्वेज दुनिया पर थोपते हैं और कहते हैं कि मेरी भाषा में कम्युनिकेट करो मुझसे। अब वो कंट्रीज कौन सी हैं देखो, उसका भी मैंने एक ट्रिक बना रखा है मेरे भाई। उसका जो ट्रिक है ना वो क्या है ये देखो। उसका जो ट्रिक है वो ये है रुचि आजा। क्या है ट्रिक उसका? रुचि आजा। अब ये रुचि आजा क्या है? रू से आर यू, रुचि से RUCHI, आ ए एंड जा से JA। अब RU stands for रशिया, CHI stands for China, A stands for Arab and JA stands for Japan। ये 4 देश हैं, रुचि आजा, ये वो 4 देश हैं जहां अंग्रेजी फॉरेन लैंग्वेज के रूप में बोली जाती है।
अब आगे बढ़ते हैं भी, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। सबका जवाब भी दिया मैंने और सबका ट्रिक भी है यहां पे। बुक्स रिटन बाय शेक्सपियर, बउआ एक भी साल ऐसा नहीं है, तुम 2009 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चंस को क्वेश्चन बैंक में देख लो, शायद कोई ऐसा साल होगा जिस साल विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई किताबों के बारे में नहीं पूछा गया हो। मतलब कि हर साल उस बंदे की लिखी किसी एक बुक के बारे में पूछा जाता है कि बताओ इस किताब का राइटर कौन है। अब देखो उसका ट्रिक मैंने क्या बनाया है, व्हाट इज द ट्रिक ऑफ दैट क्वेश्चन। ओथेलो ने मैकबेथ से कहा कि अगर मैं तुमको पसंद नहीं करता हूं तो रात को वेनिस के राजा के पास जाकर सीजर और हैमलेट से पूछवा लो। मतलब ओथेलो ने मैकबेथ से कहा कि अगर मैं तुमको पसंद नहीं करता हूं, मतलब मैकबेथ का आरोप है ओथेलो पे, तो ओथेलो का डिफेंस क्या है, ओथेलो ने मैकबेथ से कहा कि अगर मैं तुमको पसंद नहीं करता हूं तो रात को वेनिस के राजा के पास जाकर सीजर और हैमलेट से पूछवा लो। अब देखो यहां पर ओथेलो ने ट्रिक देखो यहां पे, मतलब ऐसा नहीं कि सुनने में भद्दा लगेगा, मजा आएगा उसको सुनने में। ओथेलो ने मैकबेथ से कहा कि अगर मैं तुमको पसंद नहीं करता, ओथेलो से किताब का नाम ओथेलो हो गया, मैकबेथ से मैकबेथ हो गया, पसंद मतलब लाइक, एज यू लाइक इट, तो रात को यानी ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, वेनिस के राजा, वेनिस एक जगह है, वेनिस के राजा, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, राजा क्या है भी यहां पे, किंग लियर किताब है शेक्सपियर की, सीजर जूलियस सीजर नाम की एक बुक है, हैमलेट नाम की एक बुक है। अब समझ में आया। ओथेलो ने मैकबेथ से कहा कि अगर मैं तुमको पसंद नहीं करता तो रात को वेनिस के राजा के पास जाकर सीजर और हैमलेट से पूछवा लो। अब देखो ये सारी किताबें, इनमें से कोई एक न एक किताब हर साल पूछी गई है। इस बार का भी तुम मॉडल पेपर पलट के देख लो, उसमें जूलियस सीजर जरूर होगा, उसमें समझ में आ रहा है, मैकबेथ होगा उसमें, ये देख लो जो दो क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन हो या विलियम शेक्सपियर की जो दो किताबें हैं, देखो वहां पे क्या है। ठीक है ओथेलो, अब इसमें से कोई भी बुक आएगी आराम से बता दोगे, और इन्हीं किताबों में से आता है। वैसे तो बंदे की 38 बुक्स हैं, बहुत सारी किताबें हैं, देयर आर लॉट ऑफ बुक्स। अब यहां पर है तीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, वो जो मैंने बताया वो शॉर्ट था, और अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये लॉन्ग क्वेश्चन है मेरे भाई। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और क्वेश्चन क्या है देखो यहां पे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिडिल इंग्लिश, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश। मतलब ओल्ड इंग्लिश पर, मॉडर्न मिडिल इंग्लिश पर और मॉडर्न इंग्लिश पर आपको एक नोट लिखना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो आप क्या लिखेंगे। तो सबसे पहली चीज ट्रिक देखो क्या लिखना है, सबसे पहले आपको पीरियड लिखना है। The period of Old English is from 449 to 1066. Middle English is 1150 to 1500. And the period of Modern English is from 1500 till now. अब इसके बाद हम इसकी डायलेक्ट की बात करेंगे। ओल्ड इंग्लिश में 4 डायलेक्ट है, मिडिल इंग्लिश में 5 डायलेक्ट है, मॉडर्न इंग्लिश में एक भी डायलेक्ट नहीं है। स्टैंडर्ड था कि नहीं, ओल्ड इंग्लिश का कोई स्टैंडर्ड नहीं था, मिडिल का भी कोई स्टैंडर्ड नहीं था, मॉडर्न इंग्लिश एक स्टैंडर्ड इंग्लिश है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। वोकैबुलरी ओल्ड इंग्लिश की उतनी फैमिलियर वोकैबुलरी और उसके स्पेलिंग नहीं थे, ठीक है। मिडिल इंग्लिश में बहुत सारे, हालांकि वर्ड इसमें भी बोरो किए गए, वर्ड इसमें भी बोरो किए गए, बट ये जो सबसे रिच वोकैबुलरी है ना, वो मॉडर्न इंग्लिश की है। ग्रामर की बात अगर करेंगे तो ओल्ड इंग्लिश में ग्रामर का कोई प्रॉपर रूल नहीं था, मिडिल इंग्लिश में थोड़ा डेवलप हुआ और अभी ये बिल्कुल क्या बोलते हैं, फैमिलियर ग्रामर है इसका। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, संरचना ओल्ड इंग्लिश की, तो वो स्ट्रक्चर्ड नहीं थी। मिडिल इंग्लिश थोड़ी स्ट्रक्चर्ड थी, ये पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड है। अगर हम लिटरेचर की बात करेंगे तो ओल्ड इंग्लिश का कोई रिच लिटरेचर नहीं है, मिडिल इंग्लिश का है, क्योंकि शेख ये क्रिस्टोफर मार्लोव जैसे बंदे इस पीरियड में रहे हैं, गोवर लैंगलैंड जैसे बंदे इस पीरियड में रहे हैं, है ना, ये जो है, तो इसका भी रिच लिटरेचर नहीं है, बट ठीक ठाक हम कह सकते हैं। जोफ्री चौशर इस पीरियड में रहे हैं। स्टेटस की बात करेंगे, ओल्ड इंग्लिश का कोई स्टेटस नहीं था। मिडिल इंग्लिश प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बाद दुनिया में फैलना शुरू हुआ, और मॉडर्न इंग्लिश में तो ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर हम नोटेबल राइटर्स की बात करेंगे,
ओल्ड इंग्लिश की, तो कोई नोन जो है राइटर नहीं है। हाँ, उस टाइम में एक बंदा था, उस बंदे का नाम था किंग अल्फ्रेड। उस बंदे का पीरियड बहुत गोल्डन पीरियड कहलाता है। अगर हम मिडिल इंग्लिश के नोटेबल राइटर्स की बात करेंगे तो उनमें जेफरी चौशर का नाम सबसे टॉप लिस्ट में आता है, ठीक है। और अगर हम मॉडर्न इंग्लिश की बात करेंगे तो बहुत सारे राइटर हैं, एडमंड स्पेंसर हैं, बेन जॉनसन है, जॉन ड्राइडन है, और ये क्या बोलते हैं, टी.एस. एलियट हैं, शेरिडन है ना, बहुत सारे, जॉन मिल्टन हैं, जॉन कीट्स हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, मार्क ट्वेन है, ये सब मॉडर्न इंग्लिश के बड़े बड़े राइटर्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाई, देखो यहां पे इसको आपको 5 नंबर में लिखना है। कैसे लिखेंगे? द पीरियड बिटवीन AD 449 टू AD 1066 इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश. It had 4 dialects: Kentish, Northumbrian, American, and West Saxon. It was not easy to understand. The writing system used the runic alphabet. There were 2 major influences on Old English: Latin and Scandinavian. These influences brought many vocabularies in English, but this period was not good for literature. The Beowulf and the Junius are the manuscripts of Old English. Middle English की अगर हम बात करेंगे तो the period between AD 1150 to 2 होगा to AD 1500 is called the period of Middle English. It had 5 dialects: Northern, Southern, East Midland, West Midland, and Kentish. It was easy to understand. समझने में आसान था. The writing system was legible. जो writing system था इसका वो समझने के लायक था. भाई शेक्सपियर और जॉन डन वगैरह उसी पीरियड के एंड वाले राइटर हैं. There were 2 major influences on Middle English. नहीं, शेक्सपियर मॉडर्न इंग्लिश में आ गए. There were 2 major influences on Middle English. Middle English पर 2 major influence रहे हैं, फ्रेंच और लैटिन. These influences brought rich vocabularies in English. और ये जो influences हैं vocabulary पर इसका बड़ा असर पड़ा. This period was a golden period for English literature. English literature के लिए ये period अच्छा period था. चौसर, गोवर और लैंगलैंड इस period के कुछ notable writers हैं. अगर और हाँ, एक चीज और, जो एग्जाम मंथन की मैं आपसे बात कर रहा था, ये सिर्फ 90 मिनट का कोर्स है, 80+ की गारंटी है. अगर आपने एग्जाम की रात को भी ज्वाइन किया तो काफी है आपके लिए. सिर्फ 3 वीडियो देखनी है, सिर्फ 299 का कोर्स है. आज एक ऐसा कोर्स लॉन्च हो रहा है, बल्कि हो गया है, जहां आपको सिर्फ 3 वीडियोस देखना है और आपके उस पेपर की तैयारी पूरी. 3 पेपर मिलेगा आपको इसमें, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू. आपका कोई 2 पेपर होगा, या तो इंग्लिश हिंदी होगा या इंग्लिश उर्दू होगा. हिंदी उर्दू इसके साथ फ्री है. और हाइलाइट्स क्या है? चलो आंख बंद करके सुनते हैं. जिस चैप्टर की आपसे समरी पूछी जाएगी उसका ये आपको मिल जाएगा. मतलब 5 मिनट में वो पूरे चैप्टर की कहानी ही समझ में आ जाएगी. जो तेज बच्चे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है, कहानी सुन के बस लिख देंगे वो. मतलब 90 मिनट काफी तो काफी. एक्सप्लेनेशन का ट्रिक, बिहार के सारे बच्चे 8 नंबर के एक्सप्लेनेशन में फंस जाते हैं. ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि एक्सप्लेन करना नहीं भी आता होगा तो 8 से 10 लाइन लिख के चले आओगे. इससे का ट्रिक मतलब लगता है बहुत डिफिकल्ट है. नहीं, अरे गेस किया हुआ क्वेश्चन आया ठीक है, वेल एंड गुड. नहीं आया फिर भी 10 लाइन 15 लाइन लिख के कैसे आएंगे ये बताऊंगा मैं. समरी का ट्रिक, बिना आए हुए 10 लाइन कैसे लिख दोगे. एप्लीकेशन का ट्रिक, ऐसा कि 5 में 5, 5 में 4 नंबर आ जाए. और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कौन सा क्वेश्चन बनाना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है ये भी बताया जाएगा इसमें. तो ज्वाइन द कोर्स. इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाएं, ओके इंग्लिश एकेडमी को डाउनलोड करें और खुद से उस कोर्स से जुड़ जाएं. आप अगर आपको दिक्कत है तो आप इन नंबर्स का सहारा ले सकते हैं पेमेंट करने के सिलसिले में, या फिर किसी भी टाइप की क्वेरी के बारे में. ये नंबर्स हैं जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं. वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन यहां पे, ये भी आपको इसमें पूछा जाता है 5 मार्क्स वाले में. हु वर यूनिवर्सिटी विट्स. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI समझ लो कि यूनिवर्सिटी विट्स कौन थे, उनका नाम बताओ. सबसे पहले ये समझो यूनिवर्सिटी विट्स होता क्या है. मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं. एक्चुअली एक टेक्निकल वर्ड है इंग्लिश ड्रामा में, यूनिवर्सिटी विट्स. वैसे विट का मतलब अक्लमंद होता है और यूनिवर्सिटी का मतलब यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अक्लमंद लोग. अगर ऐसे इसका लिटरल मीनिंग जानना चाहोगे तो इसका लिटरल मीनिंग यानी शाब्दिक अर्थ यही होता है. बट टेक्निकली हम इंग्लिश ड्रामा में इसको यूज करते हैं उन बंदों के लिए जो इंग्लिश ड्रामा में रोमांस लेकर आए. पहले ड्रामा का जो फॉर्म है वो रिलीजियस होता था, धार्मिक. उसके बाद थोड़ा आगे डेवलप हुआ,
फिर सोशल ड्रामाज आने लगे जिसमें सामाजिक रीति रिवाज, वहां एविल्स, कुरीतियों, है ना, रीति, इन सब की बातें, कस्टम्स की बातें होती थी। फिर उसके बाद मतलब पर उस टाइम में भी इंग्लैंड भी उतना बदतमीज उस टाइम में थोड़ी ना था, पहले अनकल्चर्ड थोड़ी ना था। हम अनकल्चर्ड बोलेंगे क्योंकि भाई कल्चर के मामले में हम हिंदुस्तानी बड़े रिच होते हैं। खैर, मतलब बच्चा हमारे यहाँ गर्मी ठंडी में कंफ्यूज नहीं होता है कि ओरिजिनल माँ बाप कौन है। खैर, तो मैं बात ये कर रहा था कि भाई यूनिवर्सिटी विट्स कौन है। तो देखो, विलियम शेक्सपियर, क्या है, विलियम शेक्सपियर के ठीक पहले के एज में, थोड़ा सा पहले कि वो बंदे जिन्होंने इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश ड्रामा में रोमांस को इंट्रोड्यूस किया। क्या है जवाब इसका? शेक्सपियर से ठीक पहले के वो बंदे जिन्होंने इंग्लिश ड्रामा में रोमांस को इंट्रोड्यूस किया, वो यूनिवर्सिटी विट्स कहलाते हैं। और इनका नाम भी पूछ रहा है, तो इनका नाम बड़ा डिफिकल्ट है, बट आप ओके इंग्लिश एकेडमी के स्टूडेंट हैं तो आपको मालूम है कि इसका आपको ट्रिक मिल जाएगा। और हाँ, ट्रिक मिलेगा, मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि इनके डिफिकल्ट नेम्स को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले उस सवाल का जवाब देखिए आप। Who were university wits? The immediate predecessors of William Shakespeare. विलियम शेक्सपियर के ठीक पहले, इमीडिएट ठीक पहले को बोलते हैं, मतलब इमीडिएट जस्ट को बोलते हैं, तुरंत, और प्रीडिसेसर पहले के, तुरंत पहले के वो बंदे जिन्होंने इंट्रोड्यूस्ड, यानी इंट्रोड्यूस किया रोमांटिक फॉर्म ऑफ ड्रामा, मतलब रोमांस ड्रामा में, या ड्रामा में रोमांस को इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश में, आर कॉल यूनिवर्सिटी विट्स, उनको यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। और जहां तक इनके नाम की बात है, तो इसके लिए मैंने जो ट्रिक बनाया है, एकदम मजा आ जाएगा ट्रिक को सुन के। ट्रिक क्या है? जॉन की बकरी के बच्चे, क्या है, जॉन की बकरी के बच्चे बच्चे हरे और पीले हैं, हरे और पीले हैं जी। एक बार पढ़िए और मजा लीजिए आप लोग इस ट्रिक का। क्या है? जॉन की बकरी के बच्चे हरे और पीले हैं। देखो मेरी जान, ये ट्रिक क्या है? इस जॉन का मतलब है जॉन लिली, इस बकरी के बच्चे का मतलब है, जानते हो सभी के बकरी के बच्चे को किड बोलते हैं इंग्लिश में, तो थॉमस किड, यहां से ये हो गया। उसके बाद है हरे, हरा को हम ग्रीन बोलते हैं, रॉबर्ट ग्रीन, और पीला को हम पीले ही चलो, यहां पे जॉर्ज पीले, जॉर्ज पील। देखो यहां पे क्या नाम है? जॉन लिली, थॉमस किड, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पील। और यहां ट्रिक क्या है आपका? जॉन की बकरी के बच्चे हरे और पीले हैं। बोलो मजा आया या नहीं आया? ये कुछ थे क्वेश्चंस जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में बार बार पूछे जाते हैं। और समझो मेरे रिसर्च को, और ये जो ओके इंग्लिश एकेडमी है ना मेरी जान, ये ओके इंग्लिश एकेडमी नहीं, सच में ये ट्रिक इंग्लिश एकेडमी है। आपके अगर जूनियर्स हैं जो अगले साल 2024 में एग्जाम देने वाले हैं 12th का, तो उनको अभी से ही आप समझा दो कि भाई पूरा साल आपको कहीं 500 पर मंथ देने की जरूरत नहीं है। एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे इंग्लिश, आपको 500 बस एक बार पे करना है, यानी 499 बस एक बार पे करना है। और हिंदी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत फ्री मिलेगा उसके साथ। पहला बेनिफिट तो ये है, ऊपर से क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी इंग्लिश की, और एक बार बस फी पे करना है, पूरे 12 महीने पढ़ोगे। टॉपर्स 12th कोर्स 2024, आपके जानने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जूनियर्स हैं, A to Z को आप इन्फॉर्म कर दें कि वो उससे जुड़ें। और आप पहले अपने बारे में सोचें। आपने अगर एग्जाम मंथन ज्वाइन नहीं किया है तो अभी के अभी आप जाएं और ज्वाइन करें, ओनली 299 में, और 90 मिनट का कोर्स, 80+ की गारंटी। हैव अ ग्रेट डे माय डियर। आप सबों का दिन मंगलमय हो। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, नेक ख्वाहिशात, माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग।